तेरी बड़ी कमाई, हम नानक की कमाई, हम नानक तेरी बड़ी 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 कमाई, हम नानक तेरी बड़ी। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल कतरन से भारत की सड़कों से भारत की कहानियाँ, इस श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पे रखा हूँ, मैं एक ऐसे स्थान पे बैठा हूँ जो धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के लोगों के लिए, खासकर सिख समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे फ़क्र है कि मैं उस स्थान से आया हूँ। मेरा कर्म क्षेत्र उस स्थान से है, पटना साहिब, जहाँ सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। और मैं जहाँ बैठा हूँ, यह वही स्थान है जहाँ गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर साहब का अंतिम संस्कार हमारे पीछे जो गुरुद्वारा है उसी स्थान पे किया गया था। और यह साल 1675 के आसपास था। यह वही स्थान है जहाँ सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार किया गया था। यह स्थान भारत के संसद के ठीक पीछे स्थित है, रकाबगंज गुरुद्वारा में। रकाबगंज गुरुद्वारा एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर के नाम से यह है। तेरी बड़ी कमाई, तेरी बड़ी कमाई, नानक तेरी बड़ी कमाई, 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 तेरी बड़ी कमाई। सन 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के आंदोलन के दौरान किन लोगों का, किन समुदायों का, किन धर्मों का कितना योगदान है, यह कहना बहुत मुश्किल है, या इसे आंकना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्का था या पक्का है कि आज़ादी भारत अंग्रेज़ों के जो गुलामियत थी, उस गुलामियत से अलग हो, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का अपना अस्तित्व हो, एक अपनी जो इसकी संस्कृति है देश की, उस संस्कृति का पुनः स्थापना हो, हर एक धर्म के लोग बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही स्वतंत्रता के साथ रह सकें आज़ाद भारत में। इस तरह की बात शायद आज से 75 या उससे पहले यह बात सोचा गया होगा। 75 वर्षों की आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि देश में
राजनीति का या राजनीतिक पार्टियों का या विचारधाराओं का या जितने भी चीज़ हैं उनका राजनीतिकरण तो हुआ ही, साथ ही अपराधियों का भी राजनीतिकरण हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा राजनीतिकरण अगर हुआ तो धर्म का। धर्म के नाम पे इतनी राजनीति हुई, इतने खेमे में बट गए, लेकिन हर एक लोगों की जो आस्था है वो अंततः एक ऐसे शक्ति के पास समर्पित है जिसे हम आप कोई नहीं देखते हैं। एक चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो या कहीं भी, हम अपने मन में जब उस भावना को जागृत करते हैं, उस अदृश्य शक्ति के लिए हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। गुरु तेग बहादुर के इस परिसर में जहाँ मैं हूँ, इससे मेरा अभी रोम रोम खड़ा हो रहा है। वजह इसका यह है कि इस स्थान का और हम पटना साहिब स्थान का, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और जहाँ उनके पिता का संस्कार हुआ, यह दोनों स्थान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गुरु तेग बहादुर का यहाँ पे संस्कार हुआ दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में, जहाँ आज शीशगंज गुरुद्वारा है। अगर उनका शीश काटा गया, तत्कालीन शासक उसे काट दिए, यहाँ लाकर उनके 2 अनुयायी, जिनका यह पूरा इलाका था, कहा जाता है कि अपने घरों को जलाकर उन्होंने उनके शरीर को यहाँ दफन किया, यहाँ अग्नि को सुपुर्द किया। आज जब इस गुरुद्वारे के परिसर में अंदर जाने के बाद जिस स्थान को देखा जाता है, वहाँ जाने के बाद रोम रोम खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ आस्था है। अंदर जाने के बाद किसी तरह के मन में कोई भी मैल मलिन नहीं रहता है। हम अंतः मन से समर्पित हो जाते हैं उस अदृश्य शक्ति के सामने, जिसे आज की पीढ़ी नहीं, हमारी 5, 6, 7, 8, 10 पीढ़ियां पहले की और आने वाली पीढ़ियां देखा नहीं। लेकिन आज जिस तरह से समुदाय की, धर्म की राजनीति होती है, यह बहुत बेहतर, हाँ, इसमें धर्म का बचाव जरूर होगा। धर्म बचेगा, क्योंकि जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक धर्म बचेगा नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम उस धर्म को बचाने के सिलसिले में मन और आत्मा से टुकड़े टुकड़े में बट जाए। अगर ऐसा होता है तो यह गलत होगा, यह अशुभ संकेत होगा आने वाले दिनों के लिए। शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण 1783 1783 यानी 1783 में बघेल सिंह द्वारा किया गया है। बघेल सिंह साहब, जब गुरु तेग बहादुर साहब का शहादत हुआ उस स्थल पे, तो उनके शहादत को स्मरण करते हुए और आने वाली पीढ़ियों को उस वस्तु को, उस विषय को, उस शहादत की बात को आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करने के लिए शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण हुआ। लेकिन इस स्थान पे, यह स्थान जहाँ रकाबगंज गुरुद्वारा है, रकाबगंज गुरुद्वारा में उनके शरीर के शीश को हटा के जो शेष शरीर था, उस शरीर को यहाँ पे दफन किया गया था। रकाबगंज गुरुद्वारा में आने के बाद यहाँ मैं कई लोगों से पूछा कि गुरु तेग बहादुर साहब के जो सर कलम करने की बात है, उसकी असली तारीख कौन सी तारीख है? तारीख नहीं के बराबर लोग बता सकते। कोई हिंदी कैलेंडर को मान के बताने, कोई अंग्रेजी कैलेंडर को मान के बताए, कोई और। लेकिन
ऐसा कहा जाता है कि 11 नवंबर 1675 को तत्कालीन जो मुगल शासक थे औरंगजेब, उनके आदेश पे सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर, उनका सर कलम कर दिया गया था और कलम हुआ था शीशगंज गुरुद्वारे के पास, जो चांदनी चौक इलाके में। अगर नहीं मालूम है असली तारीख भी, क्योंकि यह बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 500-600 साल पहले की बात है, तो अगर यह नहीं मालूम है तो यह भी शुभ संकेत नहीं है। तारीख एक मुकर्रर होनी चाहिए। 11, चूँकि आज 10 नवंबर है और कल 11 नवंबर होगा, 11 नवंबर 2022, और यह घटना है 11 नवंबर 1675 की। इस कहानी के माध्यम से, भारत के सड़कों से भारत की कहानी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि देश के युवक, सिख समुदाय के लोग तो हैं ही, देश के युवक चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हो, हम सिखिज्म को या सिख समुदाय की जो कुर्बानी है, उस कुर्बानी को हम नहीं भूल सकते। राजनीति नहीं, सत्यता से अगर सोचें तो हम सिखों की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। यह सही है। एक दस्तावेज के अनुसार सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर यहाँ 11 नवंबर 1675 को मुगल सम्राट अंग्रेज औरंगजेब के आदेश पे सिर कलम कर दिया। हालांकि इससे पहले उनके शरीर को काट दिया गया, सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया गया। एक शिष्य थे उस समय, लखी साहब बंजारा, उन्होंने उस शरीर को किसी तरह वहाँ से लेके निकल गए थे और उस शरीर को यहीं रकाबगंज गुरुद्वारा जहाँ है, इस स्थान पे उन्होंने अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे गुरु का शीश काटा गया था, जेल की अवधि के दौरान स्नान करने के लिए उनके इस्तेमाल किया गया कुआं मंदिर में संरक्षित। इसके अलावा गुरुद्वारे से सटे कोतवाली पुलिस स्टेशन, जहां गुरु को कैद करके रखा गया था, उनके शिष्यों को प्रताड़ित किया गया था, वहां पे सुनहरी मस्जिद है। तो के जो 10 गुरु हैं उसमें सबसे पहले गुरु नानक का नाम आएगा ही। गुरु नानक साहब की अवधि है 1469 से 1539। उसके बाद आ जाते हैं गुरु अंगद साहब, दूसरे गुरु के रूप में, ये 1504 से 1552। सिख के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास साहब। इनकी जो अवधि है वो है 1479 से 1574। फिर चौथे गुरु रामदास साहब की अवधि है 1534 से 1581। पांचवें गुरु हुए गुरु अर्जन सिंह, ये 1563 से 1606 के बीच में। छठे गुरु बने गुरु हरगोविंद जी, ये 1595 से 1644। सातवें गुरु आए गुरु हरराय, ये 1630 से 1661। आठवें गुरु बने गुरु हरकिशन जी, ये 1656 से 1664। नौवें गुरु बने गुरु तेग बहादुर, ये 1621 से 1621 से 1675। और 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह, ये 1666 से 1708। 1708 बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है, अभी 2022 में है। आज गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, जहाँ से मैं हूँ, मुझे फ़क्र है कि मैं गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान, सिख के 10वें गुरु के जन्म स्थान से मैं आता हूँ। और उनके पिता का जहाँ संस्कार हुआ था, उस स्थान पे बैठ के भारत की सड़कों से भारत की कहानियाँ कह रहा हूँ। ऐसी कहानियों के पीछे मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है
कि हम अपनी संस्कृति को या हम उन तमाम चीज़ों को जो आज से सैकड़ों हज़ारों साल पहले घटना घटी है और जिस घटना के नींव में भारत का वजूद निर्भर करता है, उसे हम नमन करें और उसे हम कभी भूलें नहीं। समय बीतता जाएगा, संस्कृति, सभ्यता, हम आधुनिक, सारी चीज आधुनिक होते रहेंगे, लेकिन जब हम बुनियाद की बात करेंगे, जब नींव की बात करेंगे, तो हम फिर वापस वहीं जाएंगे जहां से शुरू किए थे। दिल्ली शहर में बिहारियों को बहुत ही नीचीली नजर से देखा जाता है। किसी भी संस्था में बिहार के जो लोग आते हैं उन्हें बहुत ही निम्न नजर से देखा जाता है, चाहे उस संस्थान के मालिक, मुख्तार, अधिकारी भले सिख क्यों न हो। लेकिन मुझे फक्र है कि अगर बिहार में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति बिहारी है, तो गुरु गोविंद सिंह सबसे बड़ा बिहारी थे। उनकी पैदाइश बिहार में है और मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, गुरु तेग बहादुर, वो पटना साहिब में थे जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। और मैं उन्हें इस कहानी के माध्यम से, जब अभी उनके उस स्थान को देख के उसे नमन करके आया हूँ, उस कहानी के माध्यम से मैं उन्हें अंतः मन से नमन करता हूँ कि उन्होंने या सिख के सभी गुरुओं ने भारत की संस्कृति, भारत की गरिमा को बचाने में अपना जो योगदान दिया, उस योगदान को हमें जीवित रखना होगा। भारत की सड़कों से भारत की कहानियाँ की अगली श्रृंखला फिर कभी आगे करेंगे। बाबे की थी सेद गोष्ट शब्द शाद सीता विच आई, शब्द शाद सीता विच आई। नानक तेरी बड़ी कमाई, तेरी बड़ी कमाई। नानक